हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य अकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट की एंड एडीओ की, है ना, थ्रू द सीरीज ऑफ योर मॉक टेस्ट, है ना। 15 टॉप क्वेश्चंस होंगे, थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस ऐसे होंगे, मल्टी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे आपके, सो दैट कि आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट, मतलब एक एक क्वेश्चन में आपका पूरा वो कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को फ्रेम करने की कोशिश की है हमने, है ना। चलिए, टॉप क्वेश्चंस रहेंगे। प्रैक्टिस सेट 2 है आपका। इससे पहले कि टेस्ट स्टार्ट करें, देखिए जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं ना, फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, वहां जाके आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे ऑन द प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ जाएंगे, ताकि क्लास की जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, पीडीएफ्स हैं, वो सारी आपको आसानी से मिलती रहे, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पे आप कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम हो, यहाँ पे आप उसका समाधान पा सकते हैं, है ना। चलिए, अगर किसी को फास्ट ट्रैक कोर्सेज करने हैं, है ना, मतलब क्लासेस तो काफ़ी हो चुकी हैं, बट स्टिल देयर आर द रिकॉर्डेड क्लासेस, और जो कुछ क्लासेस चल रही हैं, तो उस हिसाब से उनकी हेल्प से आप क्या फास्ट ट्रैक आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। दोनों के ही बैचेस रनिंग है आपके। ओके, प्राइजेस आर लेस, प्राइजेस को कम किया गया है क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा कम है ना। तो उतनी डिटेल तो नहीं, बट आप यहाँ से फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन कर सकते हैं अभी भी, स्टिल देयर इज होप। इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके एक लिंक गिवन है एंड देयर इज अ व्हाट्सएप नंबर। दोनों के हेल्प से आप अगर पेड बैचेस खरीदना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। ओके, चलिए, कमिंग टू द क्लासेस, हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, सबसे पहला जो स्टार्टिंग की क्लासेस है ना, ये जो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स क्या है ना, एकदम बेसिक से चीज़ों को लेके चलेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, कितने ब्रांचेस हैं, है ना, हर ब्रांच का क्या मतलब है। 2 ब्रांचेस है, आपको पता है, माइक्रो एंड मैक्रो, है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट लेते हुए चलेंगे कि मैक्रो क्या है, माइक्रो क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं जो माइक्रो में आती हैं, मैक्रो में आती हैं, ठीक है। उन सबको हम डील करते हुए चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्लासिकल इकोनॉमिक्स, है ना। जो आपकी शास्त्रीय अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो उसको परिभाषित करता है, उसके लिए सही है ना। तो पहला ऑप्शन है आपके पास, द प्राइसेस एंड वेज आर फ्लेक्सिबल इन क्लासिकल थ्योरी। देखिए, क्लासिकल थ्योरी जो है ना आपकी शास्त्रीय अर्थव्यवस्था, उसका सीधा सीधा अगर एक लाइन में उसको परिभाषित करें तो वो ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पे कि आपको लेजेस फेयर, यानी कि आपको अपने हिसाब से काम करने की पूरी छूट दी जाती है ना, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है वो अपने हिसाब से काम करे। ओके, तो देखिए, पहला ऑप्शन कहता है कि प्राइसेस एंड वेजेस आर फ्लेक्सिबल इन क्लासिकल थ्योरी। जो क्लासिकल थ्योरी थी वहां पे आपका जो मजदूरी कीमतें और जो मजदूरी है वो लचीली होती है। दूसरा कहते हैं सेविंग्स ऑलवेज इक्वल्स इन्वेस्टमेंट थ्रू द इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे सेविंग्स जो है वो हमेशा किसको बराबर करती है, इन्वेस्टमेंट को, थ्रू द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट के जरिए आपके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को इक्वल कर दिया जाता है। एग्रीगेट डिमांड डिटरमाइंस द आउटपुट इन अ लॉन्ग रन। लंबे समय में आपका जो एग्रीगेट डिमांड है, समग्र मांग है, वो लंबे समय में उत्पादन निर्धारित करती है। चौथा ऑप्शन कहता है द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नीडेड टू फिक्स द रिसेशन। अभी जो हमने एक लाइन वाली डेफिनेशन किया है ना, उसे तो पॉइंट डी जो है आपका, ये पूरी तरीके से रूल आउट हो जाता है। तो जहां जहां डी आ रहा है उसको हटा दीजिएगा, है ना। बीएनसी एंड एबीएनसी, 3 ऑप्शन है आपके, बताएंगे। अब बचा एक सी वाला, सी को देखते हैं, है ना। सी कहता है कि एग्रीगेट डिमांड डिटरमाइंस द आउटपुट इन द लॉन्ग रन। ये भी नहीं होता है ना। हमको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि हमारा लेजर फेयर है, डिमांड जो आपकी इकोनॉमी है वो एकदम फ्री फ्लो में काम करेगी, है ना। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन हो जाता है ए एंड बी ओनली। जिन लोगों ने भी ऑप्शन ए करेक्ट किया है, मतलब टिक किया है, दे आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, ग्लोबलाइजेशन एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर रिलेटेड हाउ। आपका जो वैश्वीकरण है और मैक्रो अर्थव्यवस्था है वो आपस में संबंधित है कैसे, आपको ये बताना है ना। किस पॉइंट पे दोनों एक समान बिहेव करते हैं आपको बताना है। इंक्रीज इन द कैपिटल मोबिलिटी अक्रॉस द नेशन। अगर ग्लोबलाइजेशन होगा तो कैपिटल की जो मोबिलिटी है, गतिशीलता है, उसको बढ़ावा मिलेगा। क्या ये बात सही है। रिड्यूसेस द पॉलिसी इंडिपेंडेंस इन स्मॉल ओपन इकोनॉमीज। आपका ग्लोबलाइजेशन आने से जो आपकी पॉलिसीज हैं, है ना, वो क्या है, उनकी डिपेंडेंसी
कम हो जाती है इन स्मॉल ओपन इकोनॉमीज, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कि ऑलवेज रिड्यूसेस द इनकम इनइक्वालिटी विद इन द कंट्री। अगर ग्लोबलाइजेशन होगा तो आपका क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, ऑलवेज रिड्यूसेस द इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी को ये कम करता है कंट्री के अंदर। और लास्ट ऑप्शन है एक्सपोजेस द इकोनॉमीज टू द एक्सटर्नल शॉक्स, जो आपका बाहरी, जो आपका अर्थव्यवस्थाओं को बाहरी झटकों के प्रति उजागर करता है ना। ग्लोबलाइजेशन होगा तो ये बात तो होगी ही होगी, तो डी तो आपका सही है ना। मोबिलिटी इंक्रीज होगी, जी ये बात भी होगी, है ना। ए भी सही है आपका, डी भी सही है। बचता है आपका बीएनसी। बीएनसी में देखिएगा जरा, क्या इनइक्वालिटी को ये कम करेगा, वैश्वीकरण होने से क्या इनइक्वालिटी कम होगी, जी नहीं, इनइक्वालिटी आपकी कम नहीं होगी बल्कि और ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। जब आप वैश्विक स्तर पे जाते हो, है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब आप बात करते हो और वैश्वीकरण की बात करते हैं, तो वहां पे क्या है, आपकी इनइक्वालिटीज इंक्रीज होती है क्योंकि कॉम्पिटिशन आएगा, है ना। और जो कॉम्पिटिशन को फॉलो नहीं कर पाएगा, जो प्रतिस्पर्धा में नहीं रह पाएगा, आप एमएनसी को अगर टक्कर नहीं दे पाओगे, एफडीआई के हिसाब से आप नहीं चल पाओगे, तो क्या है, यहाँ पे क्या होगा, तो आपका इनइक्वालिटी बढ़ेगा। यानी कि ए बी एंड डी, जहां भी ए बी एंड डी आ रहा है इट इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका ए बी एंड डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, और सी वाला जो है वो गलत है, ठीक है। सी इन तीनों में आ रहा था, ये गलत हो जाएगा हमारा। जिन्होंने भी ए दिया दे आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज एक्सचेंज रेट रिजिम। एक्सचेंज रेट रिजिम के बारे में आपको बताना है, यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट्स दिया है, आपको बताना है एक्सचेंज रेट रिजिम के बारे में कौन सी बातें सही है और कौन सी गलत है, ठीक है। सही वाला आपको बताना है यहाँ पे कि विनिमय दर व्यवस्था के बारे में आपको बताना है। विनिमय दर व्यवस्था कहाँ की बात है, इकोनॉमिक्स के कौन से ब्रांच की, आपकी मैक्रो की बात है ना। क्योंकि एक्सचेंज रेट की बात कब होती है, आपका जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जब हम व्यापार करते हैं, तो वहां पे आपका एक्सचेंज रेट रिजिम का रोल आता है ना, वहां पे इसकी हमको जरूरत महसूस होती है। तो बताना है आपको कौन सा सही है। आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शंस है आपके, इन फिक्स्ड रिजिम सेंट्रल बैंक बाय एंड सेल करेंसीज टू मेंटेन द रेट। अगर फिक्स्ड रिजीम ले रखा है, हमने क्या रखा है, एक निश्चित व्यवस्था, हमने फिक्स रिजीम रखा है ना, कि इसी तरीके से हम काम करेंगे, तो वहां पे क्या है, सेंट्रल बैंक्स बाय एंड सेल करती है करेंसी टू मेंटेन द रेट्स को मेंटेन करने के लिए बाय एंड सेल करती है और उससे एडजस्ट करती है अपना एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग में क्या होता है, एडजस्ट ऑटोमेटिकली टू द ट्रेड इम्बैलेंस। अगर फ्लोटिंग रेट्स को अगर हमने रखा है एज एन एक्सचेंज रेट रिजिम, तो वहां पे क्या है कि जो फ्लोटिंग रेट्स क्या होती है, बाजार के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती हुई चलती है ना। कि बाजार में जैसी स्थिति है, अगर तेजी है तो तेजी के हिसाब से काम करेगी, मंदी है तो मंदी के हिसाब से, है ना। उस हिसाब से आपका एक्सचेंज रेट बढ़ता घटता रहता है। पैक्ड सिस्टम अलाउज अनलिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। पैग में क्या आपका अनलिमिटेड फैसिलिटी होती है। एंड लास्ट ऑप्शन इज करेंसी बोर्ड्स फिक्सेस द एक्सचेंज रेट विद स्ट्रिक्ट बैकिंग। मुद्रा बोर्ड सख्त समर्थन के साथ विनिमय दर तय करते हैं। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है ना। ए बी एंड डी, ए एन सी, बी सी एंड डी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए, ये जो आपका फिक्स्ड रेजिम बताया है, फ्लोटिंग बताया है एंड करेंसी बोर्ड वाला बताया है, ये तीनों आपके करेक्ट है। बट पैक्ट सिस्टम जो होता है ना, ये अनलिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी के साथ नहीं आता, ये लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आता है ना। यानी पैक्ड मतलब क्या, कि इसके पीछे हमने कुछ ऐसे सिस्टम रखे हैं जो फिक्स रहते हैं, जैसे कि पैगिंग कर दी जाए आपके डॉलर्स पे, पैगिंग कर दी जाए आपके गोल्ड पे, मतलब किसी एक चीज से लिंक कर दिया जाए आपका एक्सचेंज रेट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे अनलिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी आपकी नहीं होती है। बस एक ये वाला पॉइंट गलत है, बाद बाकी आपका ये तीनों जो है, ये तीनों आपके करेक्ट है, यानी कि योर ए बी एंड डी दे आर करेक्ट, ठीक है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट आज की जो क्लास है ना, ये बस थोड़ा आपका जो बेसिक्स है, यानी कि अर्थव्यवस्था होती क्या है, कितने टाइप की होती है, माइक्रो एंड मैक्रो, दोनों को हम साथ में लेके चलेंगे। दोनों से संबंधित जो आपके कुछ कुछ फैक्टर्स हैं, उनका हम बस ओवरव्यू ले रहे हैं आज।
बाकी जब हम नेक्स्ट क्लासेस करेंगे ना, तो वहां पे हम सिस्टमैटिक वे में करेंगे, है ना। आज का बस आपको परिचय देने के लिए कि आपकी तैयारी अभी किस स्तर पे है ना, आपको थोड़ा पता चल जाए कि हमको इसमें कितना और हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं आपसे, है ना, एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठा के तो पूछा नहीं जाएगा कि जो आपने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन आ जाए, है ना। क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट रहेगा, है ना, जितना दिमाग आपका चलेगा, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए यू कैन आंसर इट, है ना। तो इसी के लेवल पे हमने थोड़ी सी कोशिश की है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना डेवलप हुआ है उसको थोड़ा चेक कर लिया जाए, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द किनेशियन इकोनॉमिक्स, है ना। किनेशियन इकोनॉमिक्स, किनेशियन अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन सी बातें सही है ना। किनेशियन आपके इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने आपकी जब आपका जब ग्रेट डिप्रेशन आया है ना, उस वक्त उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं, हमको बताना है कि उनके हिसाब से कौन कौन सी चीजें यहाँ पे जो दी गई है वो सही है, उन्होंने क्या क्या चीजें बताई हैं उसको हमको यहाँ पे बताना है ना। एक पूरा जो आपका जो मैक्रो वाला जो पार्ट है ना आपका इकोनॉमिक्स का, वो कहीं ना कहीं उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है ना। जब आपका ग्रेट डिप्रेशन आता है 1929 में, है ना, उसका नाम ही था ग्रेट डिप्रेशन, की बहुत बड़ा डिप्रेशन आया, वहीं से आपका जन्म हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और इसके जन्मदाता के रूप में कहीं ना कहीं इनको जाना जाता है कि इन्होंने डिफाइन किया था कि वी नीड अ डिफरेंट ब्रांच, हमको अर्थव्यवस्था की एक ब्रांच हमको पढ़नी चाहिए जहाँ पे कि हम जो बाहरी जो तत्व है ना, जो मतलब पूरी एक अर्थव्यवस्था पे किसी चीज का, किसी पॉलिसी का, जैसे हम बात करें आपके राजकोषीय नीति की, है ना, तो राजकोषीय नीति क्या है आपकी, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है कि उस नीति का प्रभाव आपकी पूरी अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। तो इन्होंने ही आपको बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम की एक सब्जेक्ट को हमको स्टडी करना चाहिए, जिसमें कि कुछ ऐसी पॉलिसीज होंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पे एक समान पड़ेगा, है ना। यही तो हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और माइक्रो में क्या है, हम पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि अगर कोई पॉलिसी चेंज हुई तो उसका आपका क्या है, किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे कैसा प्रभाव पड़ने वाला है ना। चलिए, तो हमको बताना है कानेशियन, ये आपका किनेशियन जो अर्थव्यवस्था है, उसमें आपको बताने कुछ पॉइंट्स आपको बताने कि कौन से इसमें से सही है, कौन से गलत है। फर्स्ट कहता है इट एम्फसाइजेस एक्टिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये आपका सक्रिय सरकारी हस्तक्षेप पर जोर देता है। बिलीव्स मार्केट सेल्फ करेक्ट रैपिडली, मानता है कि बाजार तेजी से खुद को ही सही कर लेता है ना। गुणांक प्रभाव मल्टीप्लायर इफेक्ट explains the impact of fiscal policy, या aggregate demand derives output in a short run, aggregate demand derives कुल मांग उपलब्धि अल्प अवधि में उत्पादन को बढ़ाती है। आपको सही सही बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सही है। देखिए, जैसे हमने अभी बात की, आंसर्स देख लेते हैं जी। आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं आपके कि यहाँ पे जो बी बी वाला जो पार्ट है ना, दिस इज आपका, ये आपका गलत है ना। इट बिलीव्स द मार्केट सेल्फ करेक्ट रैपिडली, रैपिडली नहीं होता, करेक्शंस मार्केट में रैपिडली कभी नहीं होते, है ना। ओवरनाइट करेक्शन कभी भी नहीं आता है आपका, इट टेक्स टाइम ना, अगर करेक्शन हो भी रहा है तो इट विल टेक सम टाइम। बाकी जितने भी आपके सभी आपके सही हैं कि जैसे अगर हमने राजकोषीय नीति की बात की, तो ये एक तरीके का गवर्नमेंट इंटरवेंशन है ना, यानी कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है। अगर मंदी का दौर चल रहा है तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज लानी पड़ेगी, ऐसी नीतियां लानी पड़ेगी कि वो मंदी के दौर से, अगर वो मंदी में चल रहा है तो वहां से वो ऊपर आ सके, है ना। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन आपका जरूरी है। मल्टीप्लायर इफेक्ट इम्पैक्ट द फिजिकल पॉलिसी, जी मल्टीप्लायर इफेक्ट की हम बात करते हैं। मल्टीप्लायर इफेक्ट में आपका क्या आता है कि अगर मान लीजिए कि सरकार का एक खर्चा जो है ना, सरकार अगर एक्सपेंडिंग्स करती है, खर्चे करती है, तो उससे क्या है, आपकी मांग बढ़ती है, मांग को बैकअप करने के लिए सप्लाई आता है, सप्लाई के पीछे आपका कौन काम करता है, इंडस्ट्रीज काम करती है, इंडस्ट्रीज में होता है आपका इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक। तो मतलब कहने का मतलब है, और फिर अगर इन्वेस्टमेंट होगा, प्रोडक्शन होगा, तो यहाँ से आपका क्या जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगा, ओके। और इनकम जनरेट होगा तो फिर से आपका डिमांड जो है वो डिमांड रोल में आएगा, है ना। यानी कि डिमांड अगर होगा तो सप्लाई आएगा, सप्लाई होगा तो इंडस्ट्रीज काम करेंगी, इंडस्ट्रीज काम करेंगी तो आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट, और अगर इन्वेस्टमेंट होगा हमारे यहाँ तो देयर विल बी इनकम जनरेशन, इनकम जनरेट होगा, और अगर इनकम जनरेट हो गया तो फिर से डिमांड की उत्पत्ति होगी। तो
कहने का मतलब क्या है, ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है कि सरकार ने अगर एक बार खर्चा किया, एक बार डिमांड को जनरेट कराया, तो फिर उसके पीछे एक साइकिल चलेगा जो अपने आप मल्टीप्लाई करवाता रहेगा। और लास्ट क्या है, एग्रीगेट डिमांड डिराइव्स आउटपुट इन अ शॉर्ट रन, है ना। एग्रीगेट डिमांड अगर होगा तो शॉर्ट रन में आपका क्या है, आपका आउटपुट जनरेट होगा। तो तीनों ही बातें सही हैं सिर्फ बी को छोड़ के, यानी कि ए, सी एंड डी इज करेक्ट। अगेन जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट किया है, दे आर करेक्ट। ठीक है, ये सारी चीजों को हम शॉर्ट में इसलिए लेके चल रहे हैं ना कि क्योंकि इसको हमने बहुत डिटेल में कर रखा है। तो आप इसको मतलब हमने डिटेल में इसको कर रखा है। अभी हम शॉर्ट में था, रिवीजन ट्रैक में हम इसको लेके चल रहे हैं ना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। इंटरनेशनल ट्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। जो आपका वैश्विक स्तर, इंटरनेशनल ट्रेड मतलब आप समझ लीजिए ग्लोबलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वैश्विक स्तर पे जब आप ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपको बताना है उनमें से कौन कौन सी चीजें आपके, कौन कौन सी चीजें करेक्ट है उससे संबंधित। कि टैरिफ अराइजेस, टैरिफ रेजेस कंज्यूमर सरप्लस, अगर टैरिफ अगर बढ़ेगा, टैरिफ उपभोक्ता अधिशेष को बढ़ाते हैं, है ना। कि अगर टैरिफ को बढ़ा दिया गया तो उससे कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा। फ्री ट्रेड इंक्रीजेस ग्लोबल एफिशिएंसी, अगर फ्री ट्रेड होगा तो उससे क्या है, वैश्विक दक्षता को बढ़ावा मिलेगा। सही लग रहा है। कोटा लिमिट्स द इंपोर्ट क्वांटिटी, कोटा से आपका इंपोर्ट क्वांटिटी जो है वो लिमिट होता है। अगर आपने कोटा लगाया तो इंपोर्ट क्वांटिटी जो है आपकी वो लिमिटेड हो जाएगी। ट्रेड बैरियर कैन प्रोटेक्ट द इन्फेंट इंडस्ट्रीज, इन्फेंट इंडस्ट्रीज है ना, नवजात जो हमारे उद्योग हैं, जो अभी नए नए पनप ही रहे, जन्म ही लिया है, तो अगर हम ट्रेड बैरियर्स लगा देंगे तो उससे सुरक्षा मिलेगी इन्फेंट इंडस्ट्रीज को। बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शंस बताएंगे क्या सही है आपका। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संबंध में कौन सा सही है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी आपका कहाँ का पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ना। देखिए, एक चीज तो आपको ये पकड़नी है ना, क्वेश्चन को देख के आपको ये बात पता करनी है कि द क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम विच सेक्शन, है ना। मैक्रो से संबंधित है, माइक्रो से संबंधित है। अगर इतना भी आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं ना, देन आपका आधे से ज्यादा काम क्या है, आसान हो जाएगा, है ना। मतलब आपको सही सही पता है कि कौन सी चीजें हैं जो आपके, आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में करनी है और कौन सी माइक्रो में करनी है। डिफरेंशिएट आप कर पाएंगे तो आसानी से आंसर दे पाएंगे। आंसर बताएंगे जरा। देखिए, हाँ जी, आपका ये जो जिनका भी आंसर आ रहा है ए, सभी के आंसर यही है शायद। देखिए, टैरिफ जो है ना, ये कंज्यूमर सरप्लस को बढ़ाता है, ऐसा नहीं होता, है ना। अगर आप टैरिफ्स बढ़ा देंगे तो उससे कंज्यूमर सरप्लस कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। अगर फ्री, अगर आपका फ्री ट्रेड है तो वहां पे ग्लोबल एफिशिएंसी बढ़ेगी, कंपटीशन आएगा तो जरूर से दक्षता हमारी बढ़ेगी, है ना, क्योंकि कंपटीशन में हम अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, सिंपल सी बात है। देन कोटा लिमिट्स द इंपोर्ट क्वांटिटी, अगर आपने कोटा लगाया है तो उससे इंपोर्ट जो है वो लिमिटेड होगा, है ना, क्योंकि कोटा हाई लग रहा है तो वहां पे क्या है, आपका इंपोर्ट आपका कम होगा, लिमिट में रहेगा। एंड ट्रेड बैरियर्स कैन प्रोटेक्ट द इन्फेंट इंडस्ट्रीज, जो हमारे यहाँ पे जो नए नए जो इंडस्ट्रीज जन्म ले रही हैं उनको हम कंपटीशन से बचा पाएंगे। बाहर के अगर हमने ट्रेड बैरियर लगा लिया, मतलब बाहर से हम व्यापार नहीं कर रहे, तो हमारे अपने यहाँ की इंडस्ट्रीज पनपेंगी। तो आपका बी, सी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट आएंगे सप्लाई साइड पॉलिसीज, सप्लाई साइड पॉलिसीज के बारे में कौन कौन सी चीजें इनकरेक्ट है यहाँ पे आपको बताना है। सप्लाई साइड पॉलिसी के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा एक या फिर एक से ज्यादा कौन सा आपका इनकरेक्ट है, बताएंगे। सप्लाई साइड पॉलिसीज यानी कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर की बात कर रहे हैं, जहां से आपका सप्लाई आता है ना, सिंपल सी बात। बताइएगा, सप्लाई साइड एम्स पॉलिसीज का एम क्या होता है, टू इंक्रीज लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, है ना। दीर्घ काल में आपका एग्रीगेट जो सप्लाई है उसको बढ़ाना, है ना। सही लग रहा है हमको। इंक्लूड डीरेगुलेशन एंड टैक्स रिफॉर्म्स, इसमें आपका डीरेगुलेशन यानी कि विनिमय एंड कर सुधार दोनों शामिल होते हैं, है ना। अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, अगर आप प्रोड्यूसर हैं, तो आपको दोनों चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, टैक्स रिफॉर्म्स को और डीरेगुलेशन को, दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आर ऑलवेज एक्सपेंशनरी इन शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में, अल्प अवधि में ये हमेशा विस्तारवादी होते हैं, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। एंड कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, और ये
प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों को बढ़ाती है। अगर सप्लाई साइड पॉलिसीज की हम बात करें तो ये क्या है आपका, दोनों को बढ़ावा देती है, उत्पादकता को और आपकी दक्षता को। है आंसर बताएंगे ए बी एंड डी, ओनली सी, बी सी डी या फिर ऑल ऑफ द वर्क। कौन सा गलत है आपको बताना है ना, सही नहीं, हमें गलत बताना है यहाँ पे। जी, यहाँ पे क्या है, जो सी वाला है इट इज ओनली करेक्ट, सिर्फ सी वाला आपका सॉरी इनकरेक्ट है, बाकी सारे जितने भी हैं वो सारे आपके करेक्ट है। यहाँ पे क्या कह रहा था कि एक्सपेंशनरी इन शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में विस्तारवादी ये नहीं हो सकता। विस्तारवादी अगर आप बात करेंगे तो ये हमेशा लॉन्ग रन में होगा, शॉर्ट रन में विस्तार नहीं होगा। नेक्स्ट आएंगे, व्हाट इज क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट है ना, अगर आपने सुना हो क्राउडिंग आउट प्रभाव क्या होता है, अगर आपको पता होगा ये कहाँ का पार्ट है, देखिए पहले तो ये टॉपिक खुद में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से ये टॉपिक उठाया गया है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। फिर ये कौन से मेन टॉपिक से उठाया गया और किस ब्रांच से उठाया गया, तीन चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट अगर आपको नहीं पता होगा तो यू कांट आंसर दिस क्वेश्चन। और ये पार्ट कहाँ का है, हम थोड़ा सा आपको इसको हिंट कर देते हैं। क्राउडिंग इफेक्ट आपका कहाँ पे आता है, ये आता है फिजिकल पॉलिसी का एक पार्ट है, जहाँ पे ये कहा जाता है, फिजिकल पॉलिसी में ये कहा जाता है कि जो सरकार है ना, सरकार को बोरोइंग्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर उसने बोरोइंग्स ली, है ना, फिजिकल नीति है ये, तो इस नीति में कहा जाता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट में कि अगर आपने एक बार बोरोइंग्स कर ली तो उसके बाद क्या है, फिर उसका इंटरेस्ट पे कीजिए, बार बार आप इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे तो आपकी जो आमदनी है वो कम होती जाएगी ना, सिंपल सिंपल टर्म्स में बता रहे हैं, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जा रहे। क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है कि अगर आपने एक बार उधार ले लिया तो उस पर इंटरेस्ट आपको बार बार देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट देंगे तो आपका क्या है, आमदनी कम होती जाएगी, और ये बार बार ये एक तरीका क्राउडिंग होता जाएगा, है ना, पाइलअप होता जाएगा आप पे इंटरेस्ट, इसी को कहते हैं। तो ये पार्ट कहाँ का है, फिजिकल पॉलिसी का। अगर इसको करना है तो आपको पूरा का पूरा फिजिकल पॉलिसी तैयार करना होगा ना, पूरे अच्छे से समझना होगा कि फिजिकल पॉलिसी होती क्या है। वैसे लेमैन लैंग्वेज में आप जानते हैं, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में आप समझ लेंगे कि फिजिकल पॉलिसी कैसे काम करती है, क्या प्रभाव रहता है देश पे, पूरी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हमको थोड़ा जानना है। तो कह रहा है कि क्राउडिंग इफेक्ट करेक्ट हमको चूज करना है। इट रेफर्स टू द रिड्यूस्ड प्राइवेट स्पेंडिंग्स ड्यू टू द गवर्नमेंट बोरोइंग, यह सरकारी उधार के कारण निजी खर्च में कमी को संदर्भित करता है। इट मोर लाइकली अंडर द इट इट इज मोर लाइकली अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट जब होती है, जब आपका पूर्ण रोजगार के तहत इसकी संभावना सबसे अधिक होती है। करेक्ट चुनना है आपको। क्राउडिंग आउट इंक्रीजेस द एग्रीगेट डिमांड, क्राउडिंग आउट से क्या है आपका एग्रीगेट डिमांड जो है आपका कुल मांग जो है वो बढ़ जाती है। द सेंट्रल बैंक कैन न्यूट्रलाइज द क्राउडिंग आउट, जो आपका केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक है, वो इसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, बेअसर कर सकता है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है आपका। देखिए क्राउडिंग आउट इफेक्ट आएगा कब आपका, बस इसका एक ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शंस जो है ये करेक्ट है ना, जिन्होंने भी ए ऑप्शन को टिक किया है दे आर करेक्ट। देखिए यहाँ पे है क्या आपका, क्राउडिंग आउट इंक्रीजेस द एग्रीगेट डिमांड, इससे एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ती है आपकी, है ना। क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा कब, जब सरकार बोरोइंग्स करेगी, और सरकार ने अगर पैसे लिए हैं, पैसे बोरो कर रही है, इसका मतलब क्या कि सरकार ने क्या किया है, खर्चा किया है ना। सरकार ने बोरोइंग्स लिए है, मतलब कहीं ना कहीं उसका फिजिकल डेफिसिट हुआ है, घाटे का बजट बना है उसका, और घाटे का बजट अगर बना है तो उसका मतलब क्या है कि सरकार ने एक्सपेंडिंग्स किए, सरकार ने खर्चे किए हैं। तो आपका यहाँ पे डिमांड आपकी इंक्रीज नहीं होगी, पहले से डिमांड डिमांड पहले ही जनरेट की जाती है ना, बाद में नहीं। और ये परिणाम बोरोइंग्स किसका परिणाम होता है आपका, जब आपका डेफिसिट आ जाता है तब परिणाम होता है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ सी वाला ऑप्शन गलत गलत है, बाद बाकी आपके सारे ऑप्शन जो है ये सही है, जिन्होंने भी ए आंसर दिया है दे आर करेक्ट। नेक्स्ट कहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति कहाँ का पार्ट है, अगेन मैक्रो का पार्ट है आपका। मौद्रिक नीति संचरण, करेक्ट ऑप्शन बताना है कि उससे संबंधित मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन से रिलेटेड कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है। लोअर इंटरेस्ट रेट एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट, जितना कम इंटरेस्ट रेट रहेगा उतना ज्यादा आपका निवेश होगा। मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट
एग्रीगेट सप्लाई डायरेक्टली, अगर मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आपका डायरेक्टली किसको प्रभावित करती है, एग्रीगेट सप्लाई को, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक क्रेडिबिलिटी अफेक्ट द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, केंद्रीय बैंक की विश्वसनीयता मुद्रास्फीति की उम्मीदों को प्रभावित करती है। एंड ट्रांसमिशन लैग्स कैन रिड्यूस द इफेक्टिवनेस, अगर ट्रांसमिशन लैग हुआ यानी कि जो जो बात की गई है, जो संचरण किया गया उसमें अगर देरी हुई, ट्रांसमिशन में अगर देरी हुई, तो प्रभावशीलता जो है वो कम हो सकती है ना, ये तो होगा ही होगा। बताएंगे कौन कौन से ऑप्शंस आपके करेक्ट है और कौन सा गलत है, मतलब कौन सा एक गलत है वो आपको बताना है। करेक्ट उसको अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो बाकी सारा क्या है आपका सही है ना। देखिए, ये डायरेक्टली आपका मॉनेटरी पॉलिसी डायरेक्टली एग्रीगेट सप्लाई को इम्पैक्ट नहीं करता, ये इनडायरेक्टली करता है, डायरेक्टली नहीं करता आपका, है ना। तो ये क्या है, लोअर इंटरेस्ट रेट एनकरेजेस द इन्वेस्टमेंट, जितना इंटरेस्ट कम होगा उतना लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना, लोग लोन पे पैसे उठाएंगे, इट इज करेक्ट, ये आपका गलत हो गया। इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक क्रेडिबिलिटी अफेक्ट द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, मुद्रास्फीति को आपका केंद्रीय बैंक बहुत स्तर तक प्रभावित करता है कि कितना, क्योंकि यहीं से आपका क्या है मॉनेटरी पॉलिसी निकल के आती है, तो यही आपका डिसाइड करेगा कि इन्फ्लेशन कितना रहेगा, कैसा रहेगा, ये आप पता कर सकते हैं। ट्रांसमिशन लैग रिड्यूसेस द इफेक्टिवनेस, एकदम सही बात है, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिजनेस साइकिल से, व्यापार चक्रों से, आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे भी चेक करना है कि कौन सा करेक्ट है। रिसेशन इज 2 consecutive quarters of negative GDP growth, रिसेशन हम इसको कहते हैं कि 2 जीडीपी के बीच में जब आपका नेगेटिव ग्रोथ आ जाता है तो उसको हम कहते हैं रिसेशन। पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट बिफोर कॉन्ट्रैक्शन, पीक जो है आपका वो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले, संकुचन होने से पहले का। एक्सपेंशन ऑलवेज लीड टू इन्फ्लेशन, ऑब्वियस सी बात है, ये तो सही होगा ही। साइक्लिक फ्लक्चुएशंस आर अनप्रेडिक्टेबल इन टाइमिंग, साइक्लिक फ्लक्चुएशंस जो है ये पूरी तरीके से आपका अनप्रेडिक्टेबल होता है, बताएंगे, एकदम अप्रत्याशित होता है, बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। हाँ, आप लोगों ने भी आइडिया लगाना स्टार्ट कर दिया है कि ए इज करेक्ट, है ना, तुरंत से आंसर आ रहा है ए, जी ए इज करेक्ट। सी आपका सिर्फ एक यही गलत है आपका, बाकी सारे आपके सही हैं कि एक्सपेंशन ऑलवेज लीड टू इन्फ्लेशन, हमेशा ऐसा नहीं होता, हर केस में आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपका इन्फ्लेशन जो है वो आपका एक्सपेंशन जो है वो हमेशा इन्फ्लेशन को ही जन्म देगा, है। बाकी सारी चीजें आपकी सही हैं, ए बी एंड डी आर करेक्ट अबाउट द बिजनेस साइकिल, ओके। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 10, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फैक्टर मार्केट। अभी फैक्टर मार्केट क्या है, फैक्टर मार्केट जो आप जानते हैं ना, प्रोडक्शन के फैक्टर्स, कारक बाजार, बाजारों के बारे में, तो कारक बाजार कौन सा है, किसके कारक, आपके उत्पादन के कारक, प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ योर प्रोडक्शन, हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कह रहे हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। डिमांड फॉर लेबर इज डिराइव्ड डिमांड, लेबर की जो डिमांड आती है, श्रम की जो मांग आती है, वो एक डिराइव्ड है, यानी कि वो डायरेक्ट नहीं है आपकी, वो डिराइव्ड है, सेकेंडरी टाइप की है। कैपिटल अर्न्स इंटरेस्ट इन फैक्टर मार्केट, जो कैपिटल है आपका वो इंटरेस्ट को अर्न कराता है, एकदम सही सी बात है कि कैपिटल ही जो है आपका इंटरेस्ट को डिराइव करवाता है। थर्ड इज लैंड इज परफेक्टली इलास्टिक इन सप्लाई, क्या लैंड परफेक्टली इलास्टिक है, सोचना पड़ेगा। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट डिटरमाइंस द फैक्टर डिमांड, जो मार्जिनल रेवेन्यू उत्पाद का है वही आपका डिटरमाइन करता है फैक्टर डिमांड को, है ना। ये इसी से हमको पता चलता है मार्जिनल रेवेन्यू जो है कि एक एक्स्ट्रा बनाने का हमको कितना खर्चा आने वाला है या कितना उससे रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, वही हमारा फैक्टर डिमांड को डिटरमाइन करता है। तो सारी बातें सही हैं आपकी, जो लोग भी सी दे रहे ना, सी इज द इनकरेक्ट वन, बाकी सारा आपका सही है ना। कि यहाँ पे हम क्या बात करें, परफेक्टली इलास्टिसिटी की बात करें, वो भी किसके लिए, लैंड के लिए, जो कि नहीं हो सकता, लैंड परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो सकता आपका, ठीक है, ये ऑलमोस्ट इन इलास्टिक हो सकता है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए एक तो फैक्टर पता होना चाहिए, फैक्टर वाला जो चीज है, फैक्टर मार्केट जो है ये किसका है, आपका मैक्रो का पार्ट है, और दूसरा जो इलास्टिसिटी वाली बात है वो किसका है, आपका माइक्रो का पार्ट है, दोनों का मिश्रण था उस क्वेश्चन में।
प्रीवियस क्वेश्चन में। इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा रहा है। इलास्टिसिटी आ गया आपका, जो आपने लचीलापन पढ़ा है ना, प्राइस इलास्टिसिटी हो, डिमांड में हो या सप्लाई में हो, उसकी हम बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हम डिमांड की बात करने वाले। आपको बताना है कि अलग तरीके, बहुत से तरीके की जो लोच होती है, लोच की अवधारणाओं को हम चेक करेंगे कि कौन कौन से लोच की अवधारणाएं होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, आपका यूनिट, परफेक्टली, इम्परफेक्ट, ये सब इलास्टिसिटी क्या होती है उसको हम देखेंगे, है ना। सबसे पहला ऑप्शन आपका कहता है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। इजी है ना, आपने बेसिक लेवल पे पढ़ा होगा। आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। सिंपल सिंपल से स्टेटमेंट्स है, बस देखने में 3-4 को दे दिया है, थोड़ा सा लग सकता है कि थोड़ा हार्ड है, बट स्टिल इट्स इजी, है ना। आपको बताना है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, पूरक के लिए ये नकारात्मक होते हैं। इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव फॉर इंफीरियर, जो आपके घटिया जो वस्तुएं होती हैं उसके लिए इनकम इलास्टिसिटी जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, सकारात्मक रहती है। यूनिट इलास्टिसिटी मीन्स द टोटल रेवेन्यू इज अनचेंज बाय द प्राइस चेंज। नेक्स्ट, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इम्प्लाइज जीरो रिस्पॉन्सिवनेस। परफेक्टली जो इन इलास्टिक डिमांड है उसका तात्पर्य ये होता है कि जीरो रिस्पॉन्सिवनेस होगा, मतलब प्राइस बढ़े घटे उससे कोई मतलब नहीं है हमको। ठीक है, तो चारों में से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। बी वाले को छोड़ के आपका सारा सही है। जो लोग भी ए ऑप्शन दे रहे हैं वो करेक्ट है। ए, सी एंड डी जो है ये आपका करेक्ट है। यहाँ पे आपका पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर यहाँ नेगेटिव दिया होता तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता। देन मार्केट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आपको मार्केट स्ट्रक्चर्स पढ़ने होते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर यानी कि बाजार संरचना। बाजार संरचना किस तरीके की हो सकती है, आपका कैसा बाजार है, परफेक्ट कंपटीशन का है ना, मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोलिस्टिक है, डिओपोलिस्टिक है, देन आपका मोनोपोली है। इतने तरीके के आपके बाजार संरचनाएं होती हैं, उनके बारे में आपको हर एक बाजार के बारे में पता होना चाहिए कि हर एक बाजार में उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे उसका प्राइस डिटरमाइन होता है, वो कब अपना प्रोडक्शन बंद कर सकता है ना, किस पॉइंट पे अगर वो पहुंच जाए तो वो अपना उत्पादन बंद कर देगा, कहाँ वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकता है। तो आपको इतनी सारी चीजें पता होनी चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, कितने टाइप की होती हैं, उसके कारक क्या, विशेषताएं क्या है, कैसे प्राइस का निर्धारण होता है, किस पॉइंट पे वो अपना प्रोडक्शन बंद कर देगा, कहाँ से वो किस पॉइंट पे वो मैक्सिमम प्रोडक्शन ले प्रॉफिट ले सकता है। इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो हमसे पूछा है कि ट्रू रिगार्डिंग द मार्केट स्ट्रक्चर्स आपको बताना है। 2-3 के नाम यहाँ पे दिए हुए, है ना, सबके बारे में आपसे एक एक स्टेटमेंट पूछ लिया। अगर आपको सारे अगर पता होंगे तभी आप उस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज यू कांट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक जो आपका कंपटीशन है, एकाधिकार प्रतियोगिता, प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड। यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो होते हैं आपके डिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी कि भिन्न होते हैं। दूसरा वाला है, सबसे पहला होता है परफेक्ट कंपटीशन, फिर आपका मोनोपो नेक्स्ट है आपका ओलिगोपोली फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट इन डिसीजन मेकिंग। ओलिगोपोली जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, उनको दूसरे इंडस्ट्रीज, दूसरे अपने पार्टनर्स को, दूसरे राइवल्स को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट कहता है कि परफेक्ट कंपटीशन हैज जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। यहाँ पे आपका जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है इन लॉन्ग रन, बात सही है। मोनोपोली इंश्योर्स एलोकेटिव एफिशिएंसी। मोनोपोली आपका जो है एकाधिकार आवंटन दक्षता सुनिश्चित करता है ना, यानी कि एलोकेटिव एफिशिएंसीज को वो दिखाता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए, अगर आपको डिटेल डिस्कशन चाहिए होगा ना तो आप बता दीजिएगा, स्पेसिफिकली हर टॉपिक पे एक मतलब स्पेसिफिकली एक टॉपिक के लिए हम क्वेश्चंस लेके आ जाएंगे जहाँ पे डिटेल डिस्कशन हो सके, है ना। जैसे अगर मार्केट स्ट्रक्चर है तो उसमें जितने भी टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर है वहां से क्वेश्चंस को फ्रेम कर दे ताकि वो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो बता देंगे। इसका आंसर दे दे फिलहाल, कौन सा ट्रू है। देखिए, सारी चीजें आपकी सही है। यहाँ पे ए, बी एंड सी आर करेक्ट। जो आपका डी वाला है ना, इट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे आपका एलोकेटिव इफिशियंसीज नहीं होती, है ना। चलिए नेक्स्ट आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 30, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पीपीएफ, उसके बारे में आपको इनकरेक्ट बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है इसके बारे में, है ना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है आपका, इसका मतलब जान लेंगे कि जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, उनसे संबंधित कहीं ना कहीं है ये। ओके, सबसे पहला पॉइंट कहता है कि आप पॉइंट, जब भी आगे की क्लासेस लेके आएंगे ना डिटेल डिस्कशन करा देंगे, अभी वी हैव शॉर्ट टाइम, वैसे ही थोड़ा लेंदी जा चुका है। ऑप्शन ए है, अ पॉइंट इनसाइड द पीपीएफ इंडिकेट्स फुल एम्प्लॉयमेंट, ये पूर्ण आपका पीपीएफ के अंदर एक बिंदु पूर्ण रोजगार को इंगित करता है। सॉरी, पीपीएफ शोज ट्रेड ऑफ ड्यू टू स्कार्सिटी, स्कार्सिटी की वजह से ये क्या है आपका ट्रेड ऑफ को दिखाता है। देन अ स्ट्रेट लाइन पीपीएफ इंप्लाइज कांस्टेंट कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है पीपीएफ की तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक कांस्टेंट निरंतर आपका निरंतर अवसर लागत को दर्शाता है ये। एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैन शिफ्ट द पीपीएफ आउटवर्ड्स, अगर टेक्नोलॉजी में अगर चेंजेस हुए, एडवांसमेंट आया है, जैसे आपका एआई आया है, तो उसकी वजह से क्या है पीपीएफ जो है आपका आउटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ओके, तो आपको बताना है यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट कौन सा है आपका दिस वन, फुल एम्प्लॉयमेंट वाली बात जो है कि अ पॉइंट इनसाइड द पीपीएफ इंडिकेट्स अ फुल एम्प्लॉयमेंट, जी नहीं, ये बात गलत है, बाद बाकी जितनी भी चीजें हैं दे आर करेक्ट, यानी कि ये आपका करेक्ट पूछा है तो ओनली ए इज योर इनकरेक्ट, जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगाया है दे आर करेक्ट। व्हाट इज यूटिलिटी थ्योरी, यूटिलिटी उपयोगिता का सिद्धांत क्या है आपका, उपयोगिता का सिद्धांत सिंपल सिंपल सा ये है कि जो आपकी उपयोगिता है ना वो आपका कंजम्पशन के साथ डिक्रीज होती है ना, जैसे कि आप जितना जितना ज्यादा कंजम्पशन करेंगे उतना एक एक पॉइंट पे, ये कुछ इस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी है ना, कि पहले तो उपयोगिता किसी चीज की आपकी इंक्रीज होगी, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा, सैचुरेशन आएगा, और उसके बाद उसकी यूटिलिटी क्या है, उसकी उपयोगिता आपके लिए खत्म होने लगेगी और एक पॉइंट पे जाके वो नेगेटिव जीरो हो जाएगी और जीरो के बाद फिर वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये आपका एमयू का कर्व होता है। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है इसमें से, कह रहे टोटल यूटिलिटी राइजेस एज मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, इसी में आपका टोटल यूटिलिटी का ही बनता है। तो टोटल यूटिलिटी जो है आपकी वो कब मैक्सिमम होती है, टी यू इज मैक्सिमम व्हेन योर एम यू इज जीरो, जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी आपका जीरो होता है ना उस वक्त आपका जो टी यू है वो मैक्सिमम मैक्सिमम रहेगा, यानी कि ये पॉइंट आपका टोटल यूटिलिटी राइजेस व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, राइज नहीं करता है इस वक्त पे, है ना, ये राइज नहीं कर रहा होता है। हमने यहाँ पे क्या कि मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम तब होता है जब एमयू आपका जीरो होता है। ठीक, तो ये बात ये नहीं कह रहा है। नेक्स्ट कहता है मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस विद ईच एडिशनल यूनिट, अभी हमने ये बात की कि जैसे जैसे आप जितना उत्पाद करते जाएंगे ना वैसे वैसे आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है सीमांत उपयोगिता वो कम होती चली जाएगी, है ना, और एक टाइम पे वो जीरो पे आएगी और फिर नेगेटिव में चली जाएगी। नेक्स्ट कहता है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट कहते हैं कि रैशनल कंज्यूमर एम्स टू मैक्सिमाइज द टोटल यूटिलिटी, जो एक तर्क संगत उपभोक्ता उपभोक्ता होता है वो क्या करता है, कुल उपयोगिता को अधिकतम करने का लक्ष्य रखता है, एकदम बात सही है। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाइज ओनली ऑन इंफीरियर गुड्स, ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ वो घटिया गुड्स पे ही लगता है, वो बाकी गुड्स पे भी लगता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी आपका सिर्फ इंफीरियर पे नहीं लगता, बाकी पे भी लगता है, यानी कि दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट, यानी कि बी एंड सी इज योर करेक्ट आंसर, जिन्होंने भी बी एंड सी दिया है ये आपका सही है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनडिफरेंस कर्व, एक आपका इंडिफरेंस कर्व आता है, आईसी कर्व्स, बड़ा ही फेमस है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है ना, तो इसको हमको जरूर से करना है, इसकी कुछ विशेषताएं होती है, उसी के बारे में आपसे पूछा है कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं आईसी कर्व्स की। पहला कहता है कि इंडिफरेंस कर्व कैन इंटरसेक्ट, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। हाइयर कर्व रिप्रेजेंट्स हाइयर सेटिस्फैक्शन, जितना कर्व ऊपर होगा, है ना, जितना कर्व ऊपर होगा उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगा, बात सही है। दे स्लोप डाउनवर्ड्स ड्यू टू द ट्रेड ऑफ की वजह से ये क्या है आपके डाउनवर्ड स्लोप करते हैं। एंड दे आर कॉनकेव टू द ओरिजिन, नहीं, ये कॉनकेव टू द ओरिजिन, ये रहा आपका ओरिजिन, ओरिजिन पे ये कॉनकेव नहीं है, अगर ऐसे होते ना तो कॉनकेव कहलाते, ऐसे है मतलब ये कॉन्वेक्स है, तो ये हमेशा कॉनकेव नहीं कॉन्वेक्स होते हैं, ये गलत हो गया आपका, एंड ये गलत हो गया, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, एंड कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होंगे,
तो यानी कि आपका बी एंड सी आर ओनली करेक्ट, बाकी आपके दोनों गलत हैं, ए एंड डी। ठीक है, तो दीज वर द 15 क्वेश्चंस। इससे आपको आइडिया लगा होगा कि कौन कौन से मेजर पोर्शंस हैं आपके जो आपको कवर करने हैं यहाँ पे, है ना? कुछ आइडिया लगा, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आपको टॉपिक्स मिले होंगे यहाँ पे, जिनको जाके आप रिवाइज करेंगे। ये केनेशियंस इकोनॉमिक्स आप करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। पीपीएफ आप करेंगे। देन आप करेंगे इंडिफरेंस कर्व, यानी कि आपको क्या करना है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर, दोनों से क्वेश्चन आपका आया है। फिजिकल पॉलिसी को आप करेंगे एंड मॉनेटरी पॉलिसी को करेंगे। आज के लिए इतने टॉपिक भी अगर आप रिवाइज कर लेते हैं ना, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, है ना? तो इस तरीके से आपका फास्ट ट्रैक रिवीजन हो जाएगा। अगर आपके आंसर्स करेक्ट हुए हैं, बहुत अच्छी बात, मार्किंग जरूर अपनी कमेंट में दीजिएगा, कितना करेक्ट कितना आपका गलत हुआ है जरूर से दीजिएगा यहाँ पे। Till thank you everyone. Have a nice and wonderful day. Keep revising, keep studying.